बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। किसी भी चीज़ को सीखने का अमल इतना आसान नहीं होता, यानी जो लर्निंग प्रोसेस है इट इज़ नॉट सो ईजी। ये उसी तरह से है जैसे आपने कोई खाना बनाना है, कोई अपनी फेवरेट डिश बनानी है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ रेसिपी। उसके लिए आपको किसी खास रेसिपी की ज़रूरत पड़ती है, कोई एक तरतीब की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जो लर्निंग प्रोसेस है इट रिक्वायर्स सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन पैरामीटर्स। इस लर्निंग प्रोसेस के हवाले से थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज हमें बताए और वो लॉज इतने इफ़ेक्टिव हैं कि अगर हम उन लॉज को अप्लाई करते हुए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें तो ये प्रोसेस बहुत ही इफ़ेक्टिव यानी बहुत ही मुतासरकुन हो सकते हैं। ये जो लॉज हैं ट्रायल एंड एरर और कनेक्शनिज्म के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहला लॉ जो है उसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? इट डिस्क्राइब्स दैट लर्निंग becomes easy if learner is willing to learn। यानी जो सीखने वाला है अगर वो रेडी है, वो तैयार है सीखने को, तो फिर ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर एक लर्नर फिज़िकली रेडी नहीं है सीखने को, फिज़िकली मीन्स अगर वो हेल्दी नहीं है, वो किसी बीमारी में मुब्तला है, तो थॉर्नडाइक कहता है कि उसके लिए लर्निंग प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए सीखने का अमल बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो सकता है। सो उसको फिज़िकली स्टेबल होना ज़रूरी है, उसको सेहतमंद होना ज़रूरी है। नंबर 2, जो लर्नर है उसका कॉग्निटिवली एक्टिव होना ज़रूरी है, यानी उसका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो और उसकी जो कॉग्निशन है, उसका वो जो सीखने का अमल है, उसके लिए उसके ब्रेन का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 3, वो जो लर्नर है वो उसको सोशली एक्टिव होना ज़रूरी है। अब इस सोशली रेडीनेस से क्या मुराद है कि अगर वो क्लास में है तो फिर अगर क्लास में वो आइसोलेटेड है, तन्हा है, ना उससे कोई क्लास फेलो बात करता है, ना उससे कोई टीचर बात करता है, तो फिर वो बच्चा इस प्रोसेस से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दूर करता चला जाएगा। इसलिए उसका सोशली कनेक्ट होना भी ज़रूरी है, तब ही लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो सीखने का अमल है, वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। फिर नंबर 4 कि वो कौन सी चीज़ है जो कि उसको रेडी करती है सीखने के अमल के लिए, डेट इज़ हिज और हर इमोशनली रेडीनेस। क्या वो जज्बाती तौर पे उसका लगाव पढ़ाई के साथ है? अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं है। अब ये इमोशनली स्टेबल होने से क्या मुराद है? जैसे बच्चा सुबह घर से स्कूल आया है और घर में कहीं पेरेंट्स की आपस में कुछ चपकलश हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है। अब ये टीचर की ड्यूटी बनती है, ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को इमोशनली स्टेबल करे, उसके इमोशंस को बैलेंस करे, तब वो बच्चा सीख पाएगा। क्योंकि क्लासरूम के अंदर हर इंडिविजुअल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो बहुत ही खास होता है, तो उस बच्चे का इमोशनली स्टेबल होना भी ज़रूरी है। फिर थॉर्नडाइक कहता है कि लर्निंग विल बिकम ईजी। फिर ही और शी विल बी मोटिवेटेड। क्या वो सीखने के लिए मोटिवेटेड भी है? क्या उनके अंदर वो लगन, वो जज्बा भी है? अगर नहीं है तो फिर भी वो लॉ ऑफ रेडीनेस को फॉलो नहीं कर रहा, फिर उसकी जो लर्निंग है वो मुश्किल हो जाएगी। सेकेंड लॉ जो है दैट इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी है। अब आप देखें, लॉ ऑफ प्रैक्टिस आपको ये बताता है things can be learned more easily, more effectively, which are repeated more than once। यानी वो चीज़ें आप आसानी से सीख लेते हैं जो कि आप बार बार रिपीट करते हैं।
जिनको आप दोहराते हैं, जिनकी आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको आसानी से याद रहती है। इसमें फर्दर दो पैरामीटर्स हैं, यानी लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। यानी कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई लर्निंग है, कोई थ्योरी है, इवन कोई स्किल है, अगर आप वो बार बार रिपीट नहीं करते तो वो आपको भूल जाएगी। यानी उसका यूज जो है वो आपकी लर्निंग को फॉरएवर रखता है। कैसे? अब आप देखें, जैसे आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपने 4-6 माह बाद उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी है तो वो आपकी लर्निंग कहीं दूर चली जाएगी, और अगर आप उसको प्रैक्टिस में रखे हुए हैं यानी यूज में है तो वो आपको याद रहेगी। इसी तरह डिसयूज क्या है? अगर आपने किसी एक कॉन्सेप्ट को कभी सीखा था, किसी एक स्किल को आपने कभी सीखा था और अब आपने उस स्किल को आस्ता आस्ता इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, तो फिर भी आपकी लर्निंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को आपकी लर्निंग उस हवाले से फिर कम होती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये बताता है कि लर्निंग विल बिकम मोर इजी व्हेन यू आर रिपीटिंग दैट सर्टेन थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, लॉज, क्वेश्चंस, स्किल्स। अब अगर हम देखें तो ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ये आपका ट्रायल एंड एरर के साथ कनेक्ट होता है। ट्रायल एंड एरर के साथ कि आप बार बार किसी काम को रिपीट कर रहे हैं, फिर आप सीखते हैं, फिर आप उसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। थर्ड लॉ है, ये है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ये तीनों लॉज जो हैं इनको प्राइमरी लॉज कहा जाता है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ये कहता है कि जब भी कोई काम आप करते हैं उस काम को करने के बाद आप पे उसका क्या असर होता है। व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट एक्टिविटी ऑन यू, कि आप पर उसका असर क्या है, क्या इफेक्ट है, आप उससे क्या सीखते हैं। अब इसको थॉर्नडाइक कहता है कि इसके आप पे या तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी होटल में गए हैं और आपने वहाँ ऑर्डर किया है अपनी फेवरेट डिश का, फेवरेट खाने का, अब आप फर्स्ट टाइम वहाँ पर गए हैं, अब अगर तो वो खाना आपको बहुत अच्छा लगा है तो आपका ये जो खाने का एक्सपीरियंस है ये आपको बार बार उस होटल में ले जाएगा दोबारा, और आप दोबारा जाके उसको टेस्ट करेंगे, उसको खाएंगे। लेकिन अगर यही बिल्कुल इसके उल्ट हो गया कि आप फर्स्ट टाइम गए हैं, आपने वो डिश मंगवाई है लेकिन उनकी रेसिपी आपकी उस पसंद के मुताबिक नहीं थी, आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं थी, तो फिर उसका आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, नेगेटिव असर आया है और आप फिर वो काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव उसका इफ़ेक्ट आया आप पे, इसके लिए थॉर्नडाइक ने दो टर्म्स यूज़ की। एक था रीइंफोर्समेंट, दैट इज़ फॉर पॉजिटिव इफ़ेक्ट, और एक था पनिशमेंट, दैट इज़ फॉर द नेगेटिव इफ़ेक्ट। ये टर्म्स एजुकेशन में या साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई। इससे पहले भी ये मौजूद थी पनिशमेंट या रिवार्ड, लेकिन पर्टिकुलरली इसका जो इंट्रोडक्शन है वो किसने करवाया? वो करवाया थॉर्नडाइक ने। यही वजह है कि थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, कई जगह पे इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा गया। तो इसका जो वर्क है, थॉर्नडाइक का जो काम है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ आने वाले वक्तों में। अगर हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है क्लासरूम के अंदर, डिफरेंट टास्क दी जाती हैं, उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ये गोया उनकी लर्निंग को बेहतर करने का एक ज़रिया होती हैं। ठीक है, बार बार बच्चे रिपीट करते हैं, उस पर काम करते हैं, इवन क्लासरूम के अंदर बच्चों को डिक्टेशन करवाई जाती है, तो ये उनकी लर्निंग को बेहतर करने के लिए ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है ये यूज़ होता है। अगर हम देखें उसका लॉ ऑफ इफ़ेक्ट को अगर हम देखते हैं तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में अगर एक बच्चे को टीचर ने मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं
या उसको फिजिक्स का या हिस्ट्री का कोई काम दिया है और बच्चे ने वो काम कर लिया है और टीचर जो है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको टीचर जो है उसको अप्रिशिएट करती हैं या तो उससे क्या होगा, उस एप्रिसिएशन से जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। और अगर उसने काम ठीक नहीं किया और उसको डांट पड़ गई है, उसको उस पर पनिशमेंट हो गई है कोई भी, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से फर्दर पनिशमेंट पॉजिटिवली भी जा सकती है, नेगेटिवली भी जा सकती है। पॉजिटिवली कैसे जा सकती है कि बच्चा ही फील करेगा कि क्लास में स्टूडेंट्स के सामने मेरी इंसल्ट हुई है, तो वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेगा कि वो बेहतर करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की। बहरहाल ये 3 लॉज थे जो कि थॉर्नडाइक ने दिए। उसके बाद इस पे फर्दर काम हुआ, उस पे भी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।